डॉक्टर ने बोला कि भाई देहरादून करवाई थी, उस टाइम पे हरिद्वार में ही थे ये, कि भाई आपकी तो किडनी डैमेज हो गई है 60%, सिर्फ 10% ही चांस हैं, दवाइयाँ सेट होंगी नहीं होंगी, नहीं तो आपको ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ेगा। मैंने बोला डॉक्टर को कि भाई मैं दे देती हूँ, अब ये खाट में रहेंगे, मैं ठीक रहूंगी तो मेरी तो वैसे ही जिंदगी खराब है, तो एक गुर्दा मैं दे दूंगी तो अपना ठीक रहेंगे, थोड़ी थोड़ी सी अपना जितना टाइम निकाल लेंगे साथ में, ज्यादा वो नहीं होगा। तो फिर मैंने बोला डॉक्टर को कि भाई मेरे टेस्ट करो, मैं दूंगी गुर्दा। लेकिन डॉक्टर ने मेरे को बोला कि भाई अगर फैमिली में कोई और है तो आप उससे ले लो, क्योंकि आपकी एज बहुत कम है। उस टाइम पे मैं सिर्फ 20 साल की थी। इतनी मुश्किल से वैसे तो हमने ट्रांसप्लांट करवाया था, सब कुछ ठीक हो गया, वापस से वही दिक्कत हो गई। वो मतलब जो 2-2.5 साल का मंजर था वो सब कुछ मेरे आंखों के आगे उसी टाइम पे आ गया कि भाई क्या हुआ था, आगे की क्या कंडीशन होगी हमारी। मैं गई, ऊपर गई मैं इनके पास में, बोला, ये बोले कि भाई क्या बोला डॉक्टर ने, मैंने कहा मैं क्या भाई कुछ नहीं, डॉक्टर बोले कि हो जाएगा 1-2 दिन में ठीक। मैंने नहीं बताया इनको, क्योंकि एक कोई भी इंसान हुआ जिसको दोबारा जिंदगी मिली हो और वापिस से जिंदगी छिन रही हो, उसको कैसे बता दे इंसान कि भाई तेरे साथ फिर वही दिक्कत हो गई जो पहले थी। मैंने बहुत मतलब अपने आप पर कंट्रोल किया। मैंने कहा सब ठीक है, कुछ नहीं है, सब ठीक है। मेरा नाम सोहिनी है, मैं बास गांव से हूँ। मैं अपने आप बीती लेकर जोश हरियाणा पे आई हूँ, अपने आप बीती अपनी स्टोरी बताने के लिए। मैं मेरा मायका ककराना गांव में है, जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है। मेरा ससुराल बास गांव में है। हमारी फैमिली में 6 मेंबर थे। मेरे दादा दादी थे, मम्मी पापा थे और हम 3 भाई बहन थे, 7 लोग थे हम। तो मेरे पापा डिग्गी होती हैं जो गांव में डिग्गी बूस्टर वगैरह होते हैं, उन पे काम करते थे। उनकी सैलरी सिर्फ 4,000 ही थी उस टाइम पे। 4,000 में वो हम तीनों बहन भाइयों को पालना भी और घर का भी सारा सब कुछ देखते थे। तो हमारी इतनी कंडीशन नहीं थी, हम गवर्नमेंट स्कूल में ही जाते थे तीनों भाई बहन। और जैसे भाई मेरी बहन हो गई 18 साल की हो गई थी, मैं उस टाइम पे 15 साल की थी, मैं 9वीं क्लास में थी। तो मेरे पापा ने सोचा कि भाई, मेरी बुआ ने रिश्ता करवाया था हमारा ऐसे बता के कि भाई ये है, परिवार अच्छा है, घर भी अच्छा है, लड़के अच्छे हैं, फाइनेंशियल स्थिति भी ठीक है उनकी, तो भाई लड़कियां खुश रहेंगी दोनों। तो मेरे पिताजी ने देखा और कर दिया रिश्ता, क्योंकि मेरी बहन 18 साल की थी। उन्होंने सोचा कि भाई एक ही साथ कर देते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा। तो उस टाइम मेरी शादी हुई, मैं सिर्फ 15 साल की थी और मेरी मतलब 15 साल की उम्र में शादी हो गई थी। और उसी दौरान मतलब मैं 10th क्लास में थी। मैंने एग्ज़ाम भी अपने शादी के बाद ही दिए थे और उसके बाद इन्होंने माना नहीं ससुराल वालों ने, तो भाई मैं ससुराल में ही रहने लग गई। मेरे हस्बैंड गुजरात जॉब करते थे उस टाइम पे। गुजरात उनका मतलब ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, खुद का ऑफिस था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो वो बोले कि भाई हम, वो मान नहीं रहे, बोले कि भाई हम इसको साथ ही भेज देंगे, घर पे नहीं रखेंगे, अगर छोटी है ये, इससे इतना वो नहीं होगा। तो फिर मैं ससुराल में आ गई 10वीं के बाद। उसके आगे मैंने पढ़ाई भी नहीं करवाई, पढ़ाई भी बीच में बंद हो गई थी मेरी। तो फिर शादी के 6-7 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। उस टाइम पे मेरी कम उम्र थी, मेरे को पता भी नहीं था कि भाई क्या कुछ होता है क्या नहीं होता, मुझे पता ही नहीं चला। 3 महीने की प्रेगनेंसी हो गई मेरे को। अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ बहुत जोर से, तो मैं रोने लग गई बैठ के। मैंने बोला भाई मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं थी भाई क्या है क्या नहीं हो रहा। और अचानक से मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई बहुत ज़्यादा, और मैं ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, बहुत नर्वस होने लगी, रोने लगी। मैं बाथरूम में बंद कर लिया खुद को।
भाई क्या हो गया, किसी को कुछ नहीं बता रही, और ठुट्ठी के नीचे बैठ गई, पाइप के नीचे। मैं 1 डेढ़ घंटा तक बैठी रही, लगातार रोती रही, मैंने किसी को बताया ही नहीं भाई ये हो रहा है। मेरी ब्लीडिंग चलती रही। फिर मेरी बहन ने देखा कि भाई ये काफी देर से बाथरूम से बाहर नहीं निकल रही, क्या हो रहा है। तो उसने देखा कि भाई ये दिक्कत है, तो बोल रहा है। फिर हम डॉक्टर के गए, भिवानी गए हॉस्पिटल में। वहां पे पहुंचे तब तक तो मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहां पे डॉक्टर ने बोला कि भाई बच्चा पूरी तरह से खराब हो गया। 4 4 महीने की प्रेगनेंसी थी उस टाइम पे, तो मेरा मिसकैरेज हो गया उस टाइम पे। और उस टाइम पे सिर्फ मेरी एज 16 साल की थी। फिर जैसे डॉक्टर ने पूछा भाई क्या कुछ है, क्या दिक्कत हुई, तो उन्होंने बताया फैमिली वालों ने कि भाई इसकी 20 साल की एज है, कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए, भाई कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाए कम एज करके। तो इन्होंने बोला कि इसकी उम्र 20 साल की है। तो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी मेरे को कि भाई ये बच्चा कंज्यूम करने के लिए इसकी बॉडी अलाउ नहीं करती, इसको बहुत कमजोर है शरीर। अगर 20 साल की उम्र है तो इसको दवाइयाँ देनी पड़ेंगी, जिससे शरीर मजबूत होगा, फिर ही प्रेगनेंसी हो सकती है। तो मैंने 2 3 महीने वो दवाइयाँ ली। फिर मैं चली गई हमारे गांव में, ककराना में, रोहतक डिस्ट्रिक्ट के पास। तो वहाँ पे वो दवाइयाँ खत्म हो गई मेरी। वहाँ मिली नहीं वो दवाइयाँ, क्योंकि भिवानी से ली गई थी, वो सेम दवाइयाँ नहीं मिली। तो मैं वहाँ पे डॉक्टर के चली गई चेकअप के लिए। तो वो फैमिली डॉक्टर थी हमारी, जहाँ पे मेरी खुद डिलीवरी उसी डॉक्टर ने करवाई थी। तो वो बोली कि भाई ये दवाइयाँ इसको क्यों दी जा रही हैं, इसकी एज इतनी कम है, भाई क्या चाहते हो भाई आपने पहले ही इसकी। उसने बहुत डांटा मेरी मम्मी को पहले तो कि भाई इतनी उम्र में शादी कर दी इसकी, ये फिर ये दवाइयाँ दे रहे हो। फिर उस डॉक्टर ने बताया ऐसे ऐसे ये दवाइयाँ ठीक नहीं है। फिर वो दवाइयाँ बंद कर दी मैंने लेनी। फिर मैं वापस मेरे ससुराल आ गई। तो 1 2 जगह पे चेकअप करवाया। फिर डॉक्टर बोले कि भाई इसको दवाइयाँ दिलवानी पड़ेगी, नहीं तो ये वापस से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। और मेरी एज महज 16.5 साल की थी। तो 16.5 साल की एज थी मेरी। मैंने बोला कि भाई अगर नहीं हो रही प्रेगनेंसी तो नहीं हो रही, मैं अभी दवाइयाँ नहीं लूंगी। अभी मेरी उम्र ही क्या है दवाइयों के हिसाब से, तब होगा तब होगा, बहुत उम्र है अभी तो। लेकिन भगवान ने कुछ सोचा ही होगा उस टाइम पे। फिर अगले महीने में ही मेरी प्रेगनेंसी हो गई, मेरे लड़का हुआ। फिर ऑपरेशन से हुआ मेरा, बहुत ट्रीटमेंट चला। उस टाइम पे भी मैं बेड रेस्ट पे थी, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो गया। हम हरिद्वार, फिर वापस मेरे हस्बैंड आ गए थे गुजरात से। हरिद्वार काम किया इन्होंने, ट्रांसपोर्ट का काम किया। हम वहाँ पे किराए के घर में रहते थे। लड़के को भी मैं, हम साथ में ही रहते थे वहाँ पे। हर चीज की वो थी, लड़के को भी साथ में ही रखते थे। किराए का मकान था हमने वहाँ पे भाई। काम बहुत अच्छा था उस टाइम पे इनका। हमने गाड़ियां भी निकलवाई, बड़े ट्रक होते हैं जो, वो निकलवाए हम। मतलब उस टाइम पे तो ऐसा था कि भाई सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ नॉर्मल है, किसी चीज की कमी नहीं थी कोई भी। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। हमने मतलब इतनी खुशी कभी मायके में देखी नहीं हमने भाई, क्योंकि मायके में भी मेरे पापा का ऐसा वो नहीं था कि भाई जो चीज चाहिए हमें वो मिल जाए। क्योंकि बजट इतना था भाई, बहुत सोच समझ के चलना पड़ता था भाई, क्या अभी ये चीज आएगी, अभी वो। ये नहीं था कि भाई बच्चे ने डिमांड कर दी और सारी डिमांडें पूरी हो गई, वैसी कंडीशन हमारी मायके में भी नहीं थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने ऐसी कंडीशन करी मेरी, इसने मतलब कभी मेरे को बोलने का मौका ही नहीं दिया कि भाई तुम्हें ये चीज चाहिए है या नहीं चाहिए, क्या चाहिए। हर चीज मतलब अगर ऐसे ही जिक्र हो गया ना भाई मैंने ये चीज चाहिए, वो दोबारा मतलब ये नहीं कि भाई तेरे को चाहिए नहीं चाहिए, हर चीज ला के दी इन्होंने। कभी मतलब ये महसूस नहीं होने दिया कि भाई मेरे मायके में ये कंडीशन थी भाई। उस टाइम पे किसी भी चीज की कमी नहीं थी, जो बोलते ने भी मुंह से निकाला और वही मिल गया, ऐसी कंडीशन हो गई थी हमारी। और इतनी खुशी पता नहीं नसीब में थी नहीं क्या, वो धोखे से मिल गई भगवान ने।
जैसे लॉकडाउन लगा हम गांव में आ गए वापस, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था वहां पे। शहर में ज्यादा वो हो गया था, घर से बाहर भी निकलने की कंडीशन नहीं थी। गांव में फिर भी थोड़ा ठीक था, तो हम कैसे भी करके बचते बचाते गांव में पहुंच गए। लेकिन उसके बाद हम रहने लग गए यहीं पे, जब तक मेरे लड़का 2.5 साल का ही था उस टाइम पे। एडमिशन वगैरह नहीं करवाया था उसका। तो फिर ये मेरे को छोड़ के वापस चले गए कि भाई धीरे धीरे काम स्टार्ट करेंगे, मैं वहीं पे रहूंगा। और वहां रहते इनको सिर्फ 5-6 महीने हुए थे, तभी क्या बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये मतलब पेशाब में ब्लड आने लग गया। वहां पे डॉक्टर से चेक करवाया तो बोले इन्फेक्शन वगैरह है, पेशाब में इन्फेक्शन वगैरह है, तो आप किडनी के डॉक्टर के पास जाओ, वहां पे चेकअप करवाओ। तो गए है वहां पे, तो उन्होंने ब्लड के कुछ क्रेटिनाइन वगैरह के टेस्ट किए, वो बढ़े हुए आए, तो उन्होंने बायोप्सी करवाई। किडनी का सैंपल लेते हैं, उसमें बायोप्सी करवाई उन्होंने। तो उसमें डॉक्टर ने बोला कि भाई, देहरादून करवाई थी उस टाइम पे, हरिद्वार में ही थे ये, कि भाई आपकी तो किडनी डैमेज हो गई है 60%, सिर्फ 10% ही चांस है दवाइयाँ सेट होंगी नहीं होंगी, नहीं तो आपको ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ेगा। उस टाइम पे मैं गांव में थी, मैंने फोन किया इनको कि भाई आपकी तबीयत कैसी है, अब क्या है, तो ये बोले कि भाई डॉक्टर ने तो ऐसे ऐसे बोल दिया। मैं मतलब उस टाइम पे समझ में नहीं आया भाई क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, मतलब कुछ भी नहीं समझ में आया। मैं जल्दी आप घर पे आ जाओ, बस घर पे आ जाओ। वहां से दवाइयां ली इन्होंने, 1 महीने की दवाई दी डॉक्टर ने। बोला अगर इससे कुछ फर्क पड़े तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। मैंने बोला कि आप ट्रांसप्लांट करवा लो। हमारी बहुत बहस भी हुई इस बात पे। ये बोले कि नहीं भाई, ट्रांसप्लांट कैसे करवा ले, इतना बजट नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में सारी सेविंग भी लग चुकी थी, इतना बजट भी नहीं था। और फिर बजट की कर ले अगर इंसान एडजस्टमेंट, तो उसमें गुर्दा डलना पड़ता है, तो वो बहुत मुश्किल है एडजस्ट करना, क्योंकि बाहर का तो डॉक्टर लेते नहीं, और फैमिली वाला क्या पता कोई अलाउ करे नहीं करे अलाउ। तो हमने बहुत सोचा कि भाई नहीं, चलो दवाइयां ही लेके देखते हैं। तो पहले डॉक्टर से ली दवाइयां, 1-2 महीना उनसे कुछ भी फर्क नहीं लगा, कंडीशन और ज्यादा बिगड़ती गई, तो किसी ने बोला भाई आयुर्वेद दवाई ले लो, वो भी मतलब 1-1.5 साल ली। उस टाइम पे हमारी ऐसी कंडीशन हो गई थी, मतलब बिल्कुल परिवार के भरोसे हमारा सब कुछ वहां पे तो खत्म ही हो गया था, काम कुछ भी नहीं था, सारा परिवार के भरोसे हमने कराया इलाज इनका। चलो भाई ठीक है, देखा जाएगा, जैसे इंसान से बढ़ के तो पैसा नहीं होता, अगर इंसान ठीक होगा तो वो वापिस से करेगा काम, वापिस से हो जाएगा। हमने ट्रीटमेंट चलता रहा, फिर इनको ज्यादा दिक्कत हो गई, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, उठा नहीं जा रहा, सोजन आने लगी, कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। तो किसी ने बताया रिलेटिव ने कि भाई ऐसे ऐसे जयपुर हमने ट्रांसप्लांट करवाया था, अच्छे डॉक्टर हैं, आप भी करवा लो वहां पे। तो हम रात को ही, उसी दिन रात को ही, तो फिर हमने मतलब वो आयुर्वेदिक दवाइयां बंद हो गई, फिर हमने हिसार हिसार हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया। वहां भी डॉक्टरों ने यही सजेशन किया कि भैया आप ट्रांसप्लांट करवा लो, दवाइयों से आराम नहीं होगा, ये सिर्फ पैसे की वेस्टिंग है, ये है। लेकिन हम तैयार नहीं थे उस टाइम पे ट्रांसप्लांट के लिए। फिर रोहतक भी करवाया, दिल्ली भी करवाया, बहुत जगह ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन हर डॉक्टरों का यही कहना था कि भैया आप ट्रांसप्लांट करवा लो, ट्रांसप्लांट से ही ठीक होगा, ये ऐसे नहीं होगा। तो हम ने तुरंत हम रोहतक गए, वहां पे करवाया, तो डॉक्टर बोले कि डायलिसिस होगी, डायलिसिस के लिए लाइन डाली जाएगी। तो ये मेरे बहुत ज्यादा नर्वस हो गए कि भाई कैसे क्या होगा, क्या क्या होगा, भाई चीट फाड़ करेंगे, पेन होगा, मैं नहीं करवानी। ये उधर से आ गए हॉस्पिटल से, लेकिन 2 दिन बाद ही इनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई कि पूरे गात में सोजन, सांस लेने में दिक्कत, उठा बैठा नहीं जा रहा।
हम रात को ही मतलब हर रिलेटिव के पास फोन किया, भाई ये हो गया वो हो गया, क्या करें क्या करें। तो किसी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे जयपुर ट्रांसप्लांट करवाया था मेरे दोस्त ने, तो भैया आप वहां जाओ, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वहां पे इलाज करवाओ। तो हम रात को ही जयपुर गए। मेरे ससुर, मैं और भी मतलब ताऊ जी थे, मेरे हस्बैंड थे, मेरा भाई था, बहुत सारे रिलेटिव थे, हम सब गए जयपुर। तो वहां पे जाते ही उन्होंने लाइन डाल दी इनको डायलिसिस करने के लिए। स्टार्टिंग में कच्ची लाइन डलती है यहाँ पे गर्दन में, उससे इमरजेंसी के लिए होती है वो, उससे डॉक्टर ब्लड से पानी निकालते हैं, डायलिसिस होती है। एक थेरेपी होती है डायलिसिस की, जैसे ब्लड में पानी रुक जाता है तो वो निकालते हैं डॉक्टर। तो वो होनी स्टार्ट हो गई, तो फिर डॉक्टर बोले कि भाई इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, जितना जल्दी हो सके आप ट्रांसप्लांट करवा लो, नहीं तो ये ज्यादा टाइम तक नहीं निकाल पाएंगे अपनी जिंदगी में। तो हमने सोचा कि भाई फिर टेस्ट वगैरह करवाए डोनर के लिए। डॉक्टर ने बोला कि भाई फैमिली वाला ही दे सकता है, कोई बाहर का नहीं दे सकता कोई। तो मेरे सास ससुर के टेस्ट वगैरह हुए, उनके डॉक्टरों की वजह कुछ कंडीशन ऐसी थी कि भाई वो गुर्दा देने में सक्षम नहीं थे। तो फिर भाई कौन देगा, और कोई रिलेटिव आगे नहीं आया। फिर मैंने बोला डॉक्टर को कि भाई मैं दे देती हूँ, अब ये खाट में रहेंगे, मैं ठीक रहूंगी तो मेरी तो वैसे ही जिंदगी खराब है, तो एक गुर्दा मैं दे दूंगी तो अपना ठीक रहेंगे, थोड़ी थोड़ी सी अपना जितना टाइम निकाल लेंगे साथ में, ज्यादा वो नहीं होगा। तो फिर मैंने बोला डॉक्टर को कि भाई मेरे टेस्ट करो, मैं दूंगी गुर्दा। लेकिन डॉक्टर ने मेरे को बोला कि भाई अगर फैमिली में कोई और है तो आप उससे ले लो, क्योंकि आपकी एज बहुत कम है। उस टाइम पे मैं सिर्फ 20 साल की थी। तो डॉक्टर बोले कि भाई आपका हम आगे के लिए रख लेते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट का क्या होता है कि भाई ज्यादा ही अच्छी किस्मत है तो 15 साल तक ही चल सकता है, उससे ज्यादा नहीं कंडीशन होती। तो आपकी भी एज कम है, इनकी भी एज कम है, उस टाइम पे इनकी एज 27-28 साल इनकी एज थी। तो डॉक्टर बोले आप अभी मत दो गुर्दा, कोई और दे देगा, आपका आगे के लिए रहेगा। लेकिन कोई था ही नहीं फैमिली में, तो मैं क्या भाई, आगे का तो तब देखा जाएगा जब अब कुछ होगा, अभी कुछ नहीं होगा तो आगे के लिए क्या देखा जाएगा। तो मैंने दिया, मेरा गुर्दा दे दिया। बहुत सारे टेस्ट वगैरह हुए, हम 1-1.5 साल वहां पे रहे भी जयपुर। ट्रांसप्लांट हो गया, सब कुछ ठीक था। मतलब खर्चा लगा जो लगा, वो हमने सोचा कि भाई जमीन है, अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर मेरे जमीन किस काम की, ये होंगे तो और भी कुछ हो जाएगा, नहीं होंगे तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा मेरे पास। तो हमने सोचा कि भाई जमीन बिक जाएगी, इनकी जान तो बच जाएगी, इनकी जान से ज्यादा तो कीमत नहीं है। तो हमने करवा लिया ट्रांसप्लांट। हम 1 साल वहां पे रहे जयपुर। वहां से आए, हम आते ही मतलब 7-8 महीने हुए थे इनको ट्रांसप्लांट रिकवर हुए। तो इनको लगा कि मैं ठीक हूँ बिल्कुल, अब मैं कर सकता हूँ काम। हमने डॉक्टर से एडवाइस ली, तो डॉक्टर बोले कि भाई वजन वगैरह का कुछ करना नहीं, थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रख के आप अपना कर सकते हो काम। तो ये वापस हरिद्वार चले गए। जो 3-4 साल से काम बंद पड़ा था वो वापस से स्टार्ट किया, उसमें पैसे लगाए, सब मतलब दवाइयाँ चलती थी, सारा सब कुछ एडजस्ट कर लिया इन्होंने वापस से। हम मेरा मतलब जब ट्रांसप्लांट हुआ उस टाइम पे मेरा लड़का 2.5-3 साल का था। तो मैं बच्चे को नहीं संभाल सकती थी इनके साथ ही साथ। मैंने फिर उसको मेरी मम्मी के पास भेजा। मैं 3 साल के लड़के को वो 1-1.5 साल मेरी मम्मी के पास रहा। मैं जयपुर थी क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी थी नहीं कि रोज डॉक्टर के ही जाना, डॉक्टर के जाना, आज कुछ टेस्ट आज कुछ टेस्ट है, तो मैं नहीं ध्यान दे सकती थी। तो मैंने मेरी मम्मी के पास भेजा उसको, 1-1.5 साल वो वहीं पे रहा। फिर हम आ गए, ट्रांसप्लांट हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, ये चले गए हरिद्वार, वापस से काम ठीक हो गया सब कुछ। मेरा लड़का भी बुला लिया मैंने वापस से। मैं भगवान का बहुत मतलब इतना सब कुछ हो गया कि भाई वापस से नई जिंदगी मिल गई, सब कुछ ठीक हो गया, सब पहले जैसा हो गया। हम फिर बाहर रहने लग गए। वहां पे लड़का
बच्चे की भी पढ़ाई स्टार्ट करवा दी हमने। मेरा बड़े ऑपरेशन से हुआ था लड़का, उसके भी कॉम्प्लिकेशन है कुछ। बड़ा ऑपरेशन से हुआ था वो 16-17 दिन तक शीशों की मशीन होती है कुछ बच्चों के लिए, उसमें रखा जाता है बच्चों को। अगर कोई को दिक्कत होती है तो वो 16-17 दिन उसमें भी रहा। उसको उसकी वजह से फिर आंखों में प्रॉब्लम आ गई। फिर हमने सोचा कि भाई चलो ये ठीक हो जाएंगे फिर हम उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि अगर ये ठीक नहीं होंगे तो मैं अकेली कहाँ लिए फिरूंगी उसको। तब इनकी कंडीशन ठीक हुई, हमने उसका भी ट्रीटमेंट करवाया तो डॉक्टर ने बोला भाई इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, नस वगैरह तिरछी हैं इसकी तो वो ठीक करनी पड़ेगी, तभी इसके लेंस वगैरह डल के इसके चश्मा लगेगा। हमने कहा चलो ठीक है। फिर हमने सोचा कि भाई बच्चा है लंबा टाइम लगेगा, स्कूल स्टार्ट हो गए थे उसके, तो छुट्टियों में करवाते हैं। हमने सोचा, हम चले गए वापस हरिद्वार, चश्मा लगा रहा उसको, सब ठीक था। वापस वो स्कूल जाता था, ये अपना ऑफिस जाते थे, सब कुछ नॉर्मल हो गया था पहले जैसा। फिर हमने 2 ट्रक फिर से निकलवा लिए कि भाई सारा काम सेट हो गया, जो पैसे वगैरह थे वो सब ठीक हो गए भाई। जमीन वगैरह सब वो तो बिक गया था, उस टाइम पे पैसे दिए थे लोगों के, उस टाइम पे उठा उठा के लगाए थे जो, तो वो देने के लिए जमीन वगैरह तो सब बिक गई थी। तो हमने सोचा भाई थोड़ी नई शुरुआत करते हैं, पैसे आने लग गए तो हमने ट्रक निकलवाए कि भाई धीरे धीरे ये फ्री हो जाएंगे तो घर में कुछ पैसा जुड़ेगा, कुछ साधन होगा, धीरे धीरे सब चलता रहेगा। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था, मतलब एक बार खुशी एक बार गम, एक बार खुशी। हमने सोचा चलो भाई परीक्षा की घड़ी थी वो हो गई, सब ठीक हो गया, अब सब ठीक होगा, आगे कुछ दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पिछले साल 2024 में श्रावण में क्या होता है वहां पे, जैसे कावड़ चलती है हरिद्वार में, तो 10-15 दिन तक सब कुछ बंद रहते हैं मार्केट वहां की। तो मैंने सोचा कि भाई चलो मार्केट भी बंद है भाई, गांव में चलते हैं, मैं भी चली जाऊंगी मायके, और ये दवाइयां लेके आते थे जयपुर से वो ले आएंगे, सब ठीक है। चलो भाई छुट्टियां हैं तो चलते हैं, क्योंकि स्कूल भी बंद हो गए थे उस टाइम पे, ऑफिस वगैरह भी बंद हो जाते हैं, गाड़ियां बंद हो जाती हैं रोड पे चलनी। तो हम आ गए, जैसे ये चले गए जयपुर दवाइयां लेने के लिए। तो वहां पे गए दवाइयां लेने, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई टेस्ट वगैरह करवाए डॉक्टर ने, तो दवाइयां ले ली कि भाई चलो टेस्ट हुए हैं तो ऐसे दवाइयां लेके जाओ आप, रिपोर्ट आएगी तो मैं फोन पे समझा दूंगा आपको। तो निकल लिए वहां से दवाइयां लेके। फिर रास्ते में ही रिपोर्ट आ गई, 2-2.5 घंटे में डॉक्टर का फोन आया कि भाई आपके तो ज्यादा दिक्कत है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ, आपको वापस आना पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। तो मैं गई नहीं थी वहां पे, क्योंकि मैं मेरे मायके में चली गई थी, मैं जून की छुट्टियों में भी नहीं जा पाती थी, मैं वहीं बाहर ही रहती थी। तो मैं वहां की भाई 1 हफ्ता मैं मायके में रुक जाऊंगी, मेरे को कुछ नहीं पता था, ये अकेले ही गए थे, बिल्कुल ठीक थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। जयपुर गए थे, ये खुद ड्राइविंग करके गए थे गाड़ी से बाय रोड। तो मैंने फोन किया इनको कि भाई क्या आप आए नहीं अभी तक, ये बोले कि भाई ऐसे ऐसे डॉक्टर ने तो एडमिट कर लिया। मैंने बोला कि मैं अभी आऊंगी जयपुर, तो ये बोले नहीं भाई तुम बताओ, कोई ऐसी डॉक्टर बोल रहे हैं दिक्कत की बात नहीं है, 1-2 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे, मैं आप आ जाऊंगा। मैं क्या नहीं मैं आऊंगी। ये 2 दिन ऐसे मना करते रहे भाई नहीं मत आना तू मत आना। मैं फिर मैंने बोला कि भाई मैं आऊंगी, तो ये बोले कि नहीं मत आना। तो इनके साथ में कोई और जा रखा था, मैंने उससे पूछा तो वो बोले कि आप आ जाओ, ज्यादा दिक्कत हो रही है इनके। तो मैंने उसी टाइम रात को ही मैंने बोला कि भाई मैं जाऊंगी, आप जो स्लीपर बस वगैरह चलती हैं रात को तो मेरी टिकट करा दो, मैं जाऊंगी। तो ये इन्होंने फिर फोन उठाना ही बंद कर दिया, रात को ही मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। मैंने खुद मतलब मैं 10 पढ़ी हुई हूँ, मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं है फोन वगैरह की भी, क्या इतनी इंग्लिश भी नहीं पढ़नी आती मेरे को अच्छे से, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में थी मैं। गवर्नमेंट स्कूल में इतना ध्यान नहीं देते बच्चों पे इंग्लिश के लिए टीचर। तो मैंने कैसे न कैसे करके स्लीपर बस का किया, नंबर वगैरह निकाले ऑनलाइन करके, तो मैंने बात करी उनसे। तो मेरी रात को 12-1 बजे रोहतक से थी बस,
तो मेरे फैमिली वाले मेरे भाई को बोला कि भाई तू चल, उसका पेपर वगैरह था, लेकिन फिर मेरे पापा बोले कि भाई नहीं, मैं चलूंगा तेरे साथ, मैं लड़की को अकेले नहीं भेजूंगा, रात का टाइम है, मैं नहीं भेजूंगा। तो मैंने किया कि भाई चलो ठीक है, आप चलो मेरे साथ। तो मेरे पापा गए मेरे साथ जयपुर। हम रात को 12 बजे 1 बजे हम रोहतक से निकले, हम सुबह पहुंच गए जयपुर। तो मैं पूरे रास्ते इनको कॉल करती आ रही कि भाई उठा ले फोन, मैं कंडीशन की पता कर लूं। मेरा मतलब ट्रेवलिंग कर रही थी मैं, लेकिन मैं बैठी थी, मेरे को पता नहीं मैं कहाँ बैठी हूँ, कैसे चल रही हूँ, मेरा सिर्फ ये इन्हीं में ध्यान। तो मैं पहुंच गई जयपुर। पहुंच के मैं मिली तो इनकी इतनी बुरी कंडीशन हो रखी थी, पूरी बॉडी पे सोजन वगैरह, और कहीं ग्लूकोज लग रही, कहीं कुछ हो रहा, मतलब बोलने की कंडीशन में भी नहीं थे उस टाइम पे। मैं जैसे तैसे हिम्मत करके भाई क्या कुछ हुआ, डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे क्रिएटिनिन बढ़ गया इनका, तो अभी कुछ इंजेक्शन वगैरह लगेंगे तो ये तब ठीक हो जाएगी तबीयत। मैंने भी इतना वो नहीं भी नॉर्मल, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन चलती रहती थी इनको, तो मैंने सोचा भाई कुछ नहीं, अभी भी हो जाएगा ठीक, क्योंकि बॉडी में एक तो खुद के पार्ट्स हों तो सेट होता है, कि दूसरे के पार्ट्स डले हुए हैं टेबलेट के हिसाब से सेट होते हैं वो, तो थोड़ी बहुत दिक्कत चलती रहती थी इनको। हमने नहीं इतना ज्यादा सोचा कि भाई हो जाएगा ठीक, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद भी 1-2 बार एडमिट हो चुके थे। तो फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई सोजन ही नहीं उतर रही, इनका यूरिन पास होना भी बंद हो गया, तो बोले कि भाई डायलिसिस होगी। तो मैं ये कहा सर डायलिसिस क्यों होगी, भाई ट्रांसप्लांट तो करवा लिया, सब ठीक है, तो डायलिसिस क्यों होगी। तो बोले कि नहीं, 1 या 2 डायलिसिस होगी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा चलो भी ठीक है। हमने लाइन वगैरह डलवाई, करवाई डायलिसिस, 1 करवाई, 2 करवाई, 3 करवाई, लेकिन कुछ आराम नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट्स वगैरह कराई, रिपोर्ट्स करवा के हम दोनों ही थे हस्बैंड वाइफ हॉस्पिटल में, और कोई रिलेटिव नहीं था हमारे पास। तो मेरे को डॉक्टर ने बोला कि भाई आप रिपोर्ट लेके नीचे डॉक्टर के कैबिन में मेरे को रिपोर्ट दिखा के जाना आप, मैं बताऊंगा फिर आपको भाई कैसे रिपोर्ट आई क्या। तो मैं गई रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर के पास, मैंने दिखाया डॉक्टर को। तो डॉक्टर बोले भाई गुर्दा वापिस वापिस से डैमेज हो गया, मतलब वो बोले कि 20-30% वापिस से डैमेज हो गया, अब बहुत कम ही चांस है, अगर आप ट्रांसप्लांट के लिए कोशिश कर सकते हो तो करो, नहीं तो फिर डायलिसिस पे ही चलेगा भाई, यहाँ रखो तो यहाँ रखो, नहीं तो आप अपने नजदीक में कराओ तो करवाओ। मैं मतलब ग्राउंड फ्लोर पे डॉक्टर का कैबिन था और दूसरी मंजिल पे जाना था। मैं मतलब वहीं पे बैठ गई, मैं मेरे को कुछ सूझा ही नहीं कि भाई ये क्या हो गया। इतनी मुश्किल से वैसे तो हमने ट्रांसप्लांट करवाया था, सब कुछ ठीक हो गया, वापस से वही दिक्कत हो गई। वो मतलब जो 2-2.5 साल का मंजर था वो सब सब कुछ मेरे आंखों के आगे उसी टाइम पे आ गया कि भाई क्या हुआ था, आगे की क्या कंडीशन होगी हमारी। मैं गई ऊपर गई, मैं इनके पास में बोला, ये बोले कि भाई क्या बोला डॉक्टर ने। मैंने कहा मैं क्या भाई कुछ नहीं, डॉक्टर बोले कि हो जाएगा 1-2 दिन में ठीक। मैंने नहीं बताया इनको, क्योंकि एक कोई भी इंसान हुआ जिसको दोबारा जिंदगी मिली हो और वापिस से जिंदगी छीन रही हो, उसको कैसे बता दे इंसान कि भाई तेरे साथ फिर वही दिक्कत हो गई जो पहले थी। मैंने बहुत मतलब अपने आप पर कंट्रोल किया, मैं कहा सब ठीक है, कुछ नहीं है, सब ठीक है। मैं बोल के मैं बाहर, मैं चाय लेने जा रही हूँ, मैं बाहर चली गई। तो मैंने फोन किया अपने रिलेटिव को, बताया कि भाई मम्मी पापा के पास फोन किया, सास ससुर के पास, कि भाई ऐसे ऐसी दिक्कत हो गई वापस से। तो एक इनके फ्रेंड हैं, वो शास्त्री वगैरह हैं, तो वो कुंडली वगैरह देखते, मैंने उनके पास भी फोन किया कि भैया ऐसे ऐसे हो गई वापस से, क्या दिक्कत हो गई भाई, कब ठीक हो गए, डॉक्टर ने तो ऐसे बोल दिया भाई, क्या ये वापस से ही दिक्कत हो गई या कुछ टाइम की दिक्कत है, ये थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी। तो
वो बोले, उन्होंने भाई सोचा कि अकेली लेडीज है, हॉस्पिटल में है, तो मैं ज्यादा वो नहीं बोलूँ, तो वो बोले कि नहीं ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। मैं ठीक है। मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को संभाला वहां पे, क्योंकि और कोई नहीं था संभालने वाला, मेरे को इनको भी संभालना था। तो हम 3-4 दिन और रुके वहां पे, डायलिसिस हुई। तो फिर डॉक्टर बोले, जो काउंसलर होते हैं वो इनके, मेरे हस्बैंड के साथ अच्छी फ्रेंडशिप थी, तो मैं उनके पास गई कि सर ऐसे ऐसे रिपोर्ट आ गई, अब क्या करें। तो वो बोले कि तुम कुछ मत बोलना दीपक को, मैं बात करूंगा उससे, क्योंकि उसका इस तरीके का माइंड है, अगर उसको पता चला कि मेरे को ऐसे दिक्कत हो गई तो वो तो वहीं पे कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी उसको, उस पे वो बात ही नहीं बर्दाश्त होगी, एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा वो। तो मैंने कुछ नहीं बोला। फिर वो डॉक्टर आए ऊपर, उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, इनको समझाया कि भाई थोड़ा स्ट्रोंग बनना, एकदम कमजोर मत पड़ना, क्योंकि जिंदगी में अभी कमजोर पड़ने का टाइम नहीं है, स्ट्रोंग बनोगे थोड़े तभी कुछ कर पाओगे। तो हमने गांव से गाड़ी मंगवाई, हम वापस गांव में आ गए। तो वापस आ गए हम गांव में। मैंने, लड़का भी मेरी मम्मी के पास ही था, मैं मायके से ही गई थी जयपुर, तो मैंने उसको भी बुलवा लिया कि भाई आप आ जाओ। तो फिर सोचा कि भाई अब क्या है, अब तो कुछ नहीं है। हरिद्वार जाने का भी किस्सा खत्म हमारा, जो कुछ सामान वगैरह था हमने सब वहां से वापस मंगवा लिया, यहीं पे हो गए सेटल कि भाई चलो देखा जाएगा, जितना टाइम है उतना निकालेंगे। तब तक कंडीशन थोड़ी सी ठीक थी इनकी, लेकिन धीरे धीरे डायलिसिस होती गई तो तबीयत और ज्यादा डाउन आने लगी, और खर्चे इतने, कभी किसी हॉस्पिटल में दिखाओ, कभी किसी हॉस्पिटल में सेविंग है वो सारी की सारी लग रही हैं। फिर हम चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ डॉक्टर से मिले कि भाई ऐसे ऐसे हो गया कुछ, बताओ भाई अगर दवाइयों वगैरह से ठीक हो जाए तो आप करो कोई ट्रीटमेंट। तो उन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह देखी, टेस्ट वगैरह किए, तो बोले कि नहीं अब कोई फायदा नहीं है, अगर आप 5-6 महीने पहले आ जाते हमारे पास तो हम कुछ कर सकते थे, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, अब सिर्फ ट्रांसप्लांट ही इनको ठीक कर सकता है, नहीं तो ऐसे ही कंडीशन रहेगी इनकी। तो हम वहां से भी आ गए। फिर वो बोले कि भाई ये लाइन निकलवा लो। फिर गर्दन में, यहाँ पे चेस्ट में होती है एक सर्जरी, वो करवाई हमने। 1 हफ्ता हम तब एडमिट रहे चंडीगढ़, वो करवाई, वहां पे रुके। वहां पे भी मतलब इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी इनकी, मैं ली संभालने वाली थी। वहां पे हमने जैसे तैसे करके इनको फर्माकेट डली, तो हम वापिस आ गए यहाँ पे। फिर वहां पे एक छोटी सी सर्जरी करके, वो डायलिसिस का हाथ के अंदर से ही कुछ ऑपरेशन वगैरह करके करते हैं सिस्टम, उन्होंने वो कर दिया कि भाई लाइन से इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं, तो दिक्कत हो जाएगी ज्यादा। फिर हम डायलिसिस चलती रही रेगुलर, दिक्कत बढ़ती रही, इनको पैसे लगते रहे। तो हमने सोचा कि भाई पैसे लग रहे हैं, अब कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के लिए भी कोई है नहीं आगे। अगर है तो भाई कुछ करेंगे थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं से, तो एडजस्टमेंट करके ट्रांसप्लांट करवाएंगे, लेकिन कोई नहीं था। तो हमने सोचा कि भाई गवर्नमेंट सुविधा दे रही है, आयुष्मान चलता है, तो उसके थ्रू हम सरकारी हॉस्पिटल में डायलिसिस करा के देखते हैं भाई, कुछ पैसों में उसमें फ्री होती है डायलिसिस, उसमें सिर्फ इंजेक्शन वगैरह के रुपए लगते हैं, और वो जो भी बिल वगैरह होता है उसका वो सब फ्री होता है, गवर्नमेंट की तरफ से होता है। लेकिन हमने क्या 1 या 2 बार करवाया इनको, और इनको इन्फेक्शन हो गया, बुखार हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इनके नाक की नस फट गई। तो नाक की नस फट गई, 2 दिन वहां पे एडमिट रहे, ये हिसार हॉस्पिटल में एडमिट रहे। उसका नाक की सर्जरी करी उन्होंने, अंदर से नस वगैरह की। फिर हमने ये मतलब इतनी बुरी कंडीशन हो गई इनकी, महीने से ना कुछ खा रहे पी रहे, कभी वोमिटिंग हो रही, लूज मोशन हो रहे, तो हिसार एडमिट करवाया सर्विस हॉस्पिटल में हमने।
तो डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह करे, उन्होंने बताया कि भाई ये जो आप फ्री वाले डायलिसिस लगवाते हो वो इनको सूट नहीं हो रहे, उसमें ब्लड कमजोर है, इनका इन्फेक्शन हो रहा है, वो चीज ये एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो आप वो मत करवाओ। तो वो वापस से कैश वाले ही करवाने लग गए हम, जिसमें पैसे लगते हैं, क्योंकि अब मजबूरी है। अगर इंसान अचानक कुछ हादसा हो जाए तो इंसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ऐसे आंखों के सामने रोज रोज मरता हुआ इंसान नहीं देखा जाता। तो हमने सोचा कि भाई चलो करेंगे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके पैसों का वो करवाएंगे। लेकिन वो करवाते करवाते मतलब इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो गई हमारी, हमने जमीन वगैरह प्लॉट वगैरह कुछ तो पहले ही बेच दिए थे। लेकिन फिर सोचा भाई ये ठीक होंगे, तो धीरे धीरे इन्होंने मतलब 1-1.5 साल में जितना किया, वो भी सब गाड़ियां थी, कुछ फ्री हो गई थी, कुछ की किस्त चल रही थी, वो किस्तों के समेत ही बेचनी पड़ी हमें, क्योंकि पैसे की एकदम ऐसी किल्लत हो गई थी भाई। हफ्ते में दूसरे हफ्ते में 3-3 4-4 डायलिसिस हो रही है, हर दिन का 4-4 5-5 हजार का खर्चा है, और घर में कमाई का साधन बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं है। तो क्या करेगा इंसान में, क्या भाई क्या करना है फिर गाड़ियों का, अगर ये कुछ दिक्कत हो गई, इनको कुछ हो गया तो क्या करना हमने, वो भी बेच दिए। अब घर में खर्चे तो ऐसे ही है, अगर इंसान जिएगा तो वो उसको खाना भी चाहिए, रहने के लिए जगह भी चाहिए। और ये ऐसी है, डायलिसिस एक ऐसी थेरेपी होती है कि इंसान अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं कर सकता इसको, कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है तो मैंने नहीं करानी, मेरे पास पैसे हैं तो मैं करवा सकता हूँ। वो तो भाई कुछ भी कंडीशन हो इंसान की, उसको करवानी ही पड़ेगी। और डॉक्टर ऐसा नहीं कि भाई आज मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं नहीं दे सकता, कल नहीं दे सकता, वो तो सब करवाना ही पड़ेगा। और ऐसी कंडीशन आती है ना जी, जब तो दूर वाले तो बाद में दूर भागते हैं, सबसे पहले अपने जो अपने होते हैं ना वो दूर भागते हैं कि भाई इनको तो कुछ नहीं रहा, इनके पास तो सब कुछ दिक्कत हो गई, कहीं हमें नहीं परेशानी हो जाए भाई। मना कर नहीं सकते, मना करेंगे तो बुरे बन जाएंगे, हमें नहीं परेशानी होगी, तो वो कुछ ना कुछ रीजन करके ऐसा करते हैं कि भाई उस इंसान से दूरी बना लेते हैं कि देखा जाएगा जो होगा भाई। हम किसी न किसी बात के जरिए वो दूर हट जाते हैं कि भाई इस टाइम पे इनकी कंडीशन ऐसी हो गई, हम अपनी लाइफ को क्यों उलझाए इनके चक्कर में, भाई हमारी अच्छी चल रही है तो इनकी जो है वो है कंडीशन, हम अपने आप को इसमें नहीं दिखाएंगे। तो सब सब अपना परिवार देखते हैं, कोई किसी दूसरे का नहीं देखता, कोई कोई भी रिलेटिव हो गया इसमें, मेरे आपके कोई भी नहीं होता, कोई भाई बहन मम्मी पापा कोई किसी का नहीं होता। तब तक जिंदगी ठीक होती है ना, मतलब तब स्टार्टिंग में हमारे दिक्कत हुई, उस टाइम पे सब रिलेटिव, सब तो नहीं कहती मैं, कुछ कुछ लोगों ने मदद भी बहुत की हमारी, मैं ये नहीं कहती, क्योंकि उनके भरोसे ही उनसे ही पैसे ले लेके हमने भाई इलाज करवाया, बाद में दिए वो। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारा लगाया, लेकिन ऐसे भी बहुत है जो कभी आगे झांकने की भी नहीं सोचते कि भाई चलो कोई मुंह मुंह पैसे नहीं मांगता, कम से कम इंसान की तबीयत तो पूछ ले भाई कैसी है कैसी नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसे ट्रांसप्लांट हो गया, सब नॉर्मल हो गया, फिर सब वापस हो गए। लेकिन अब 1-1.5 साल हो गया, वापस से वही कंडीशन आ गई हमारी, वही नहीं भाई कुछ कमाई का साधन है, पैसे बिल्कुल रोज की रोज लग रहे हैं। लड़का है मेरा, स्कूल जाता है, वो पिछले साल स्कूल गया था, वो सारा मेरे मतलब मेरे हस्बैंड के जो बड़े भाई हैं उन्होंने कर दिया एडजस्टमेंट। लेकिन अब भी स्कूल खुले कितने दिन हो गए, कितने दिन बच्चों को स्कूल में जाते हो गए, अब तक हमारी ये कंडीशन नहीं हो पाई कि भाई हम उसका एडमिशन करा दें। और ऊपर से उसकी भी सर्जरी होनी है, उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता हमारे से, क्योंकि घर के हालात ही ऐसे हो गए हैं। मतलब एक टाइम ऐसा था कि भाई
भगवान ने ऐसा दिखाया कि भाई जो तुम चाहो वो कर लो, हर चीज की फैसिलिटी दे दी और एक ही पल में सब कुछ छीन लिया। अब मेरे पति के अलावा और कोई भी चीज नहीं है मेरे पास। अगर कल को इनको कुछ हो गया तो हमारी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन भगवान, लोग बोलते हैं भगवान होता है, भगवान भगवान कभी भी मदद करने के लिए नीचे नहीं आते, वो किसी न किसी इंसान के लिए जरिया बनते हैं। तो किसी ने बताया हमें कि भाई आप ऐसे ऐसे वीडियो बनाओ, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों की मजबूरी समझते हैं, लोगों की जान की अहमियत रखते हैं, तो वो आपकी मदद करेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं। तो हमने वीडियो बनवाई, बहुत बहुत मदद करी लोगों ने। बहुत कम से कम मतलब हमें 90-95 लाख रुपए के आसपास पैसे चाहिए हैं। लोगों ने बहुत मदद की हमारी, कम से कम 17-18 लाख रुपए इकट्ठे हो गए और अभी इलाज ठीक चल रहा है इनका। उन्हीं पैसों के जरिए हम इलाज करवा रहे हैं अपने घर में। घर की जो भी छोटी मोटी जरूरतें उनके जरिए ही पूरी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फिलहाल कमाई का कोई साधन नहीं है। लेकिन उससे रोज रोज का तो इनका खर्चा चल रहा है, लेकिन उससे पैसे भी लग रहे हैं और तबीयत भी वैसी की वैसी है। लेकिन अगर पैसे एक बार इकट्ठे हो जाए तो इनका ट्रांसप्लांट भी हो जाएगा। ट्रांसप्लांट होने के बाद कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाएगी। अब मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के बस एक गुजारिश करती हूँ कि भाई आपसे जितना हो सके एक एक रुपए की भी मदद करोगे तो मेरे पति की जिंदगी बच जाएगी, उसके सहारे हमें जीने का जरिया मिल जाएगा, हम दुनिया में रहने के लायक रह जाएंगे। लेकिन मैंने मैंने जो देखा सो देखा, वो मेरे नसीब। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को भी वही चीज फेस करनी पड़े जो मैं कर रही हूँ। जैसे हाथ उस मैंने फैलाने पड़ रहे हैं उसने फैलाने पड़े। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के एक गुजारिश है भाई, अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा दुख फील हो रहा हो, थोड़ी सी भी मेरी मदद करने की इच्छा हो रही हो, तो प्लीज आप चाहो तो पता नहीं क्या कुछ नहीं कर सकते। मेरे को बस मेरे पति की जिंदगी बच जाए और मैं कुछ नहीं चाहती।